गणित अध्याय 2 बहुपद उदाहरण नंबर 2 क्या है। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो फिर देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये द्विघात बहुपद x² धन 7x धन 10 के शून्य क्या होते हैं। देखिए मतलब ऐसे वैल्यू जिसे हम ये x की जगह पे रखें तो ये पूरे जो बहुपद है, ये द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है। उन्हें ना शून्य कहते हैं। मतलब x की वैल्यू मान लीजिए कि ऋण 1 होंगी, या फिर 2 लीजिए, 3 लीजिए, कुछ भी लीजिए, 2 ले लेंगे, या फिर हम ले लेते हैं ऋण 2। ठीक है, अगर हम x की जगह पे ऋण 2 रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा 4, यहाँ पे रखेंगे तो ऋण 14 हो जाएगा, और ये 10। फिर इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरे की वैल्यू 0 हो जाएंगी। ओके, तो यही है अपना शून्यक। तो फिर आगे क्या बोला गया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। मतलब जो दो शून्यक निकलेंगे उसकी हमें जांच करनी है, क्या संबंध की जांच करनी है कि वो शून्यक इसी द्विघात बहुपद के है या नहीं है। वो जब हम करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो मतलब द्विघात बहुपद हम इसे कैसे बोल रहे हैं, मतलब x की सबसे बड़ी घात को देखेंगे हम कि कितनी है। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो फिर हम इसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर ये x की घात सिर्फ 1 रहती तो हम उसे रैखिक बहुपद बोलते, लेकिन यहाँ पर 2 है तो उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। और अगर 3 रहती तो क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। बस ये बेसिक नॉलेज होता है। अब हम ज़रा सॉल्व करते हैं ये उदाहरण नंबर 2 को। क्या है हल में क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, द्विघात बहुपद दिया है हमें। द्विघात बहुपद अपन को क्या दिया है, x² धन 7x धन 10। ओके, इसे हम और अच्छे से लिख लेते हैं, x² धन 7x धन 10। अब देखिए यहीं पे आपको समझने की ज़रूरत है कि अब हम आगे क्या करेंगे। ये जो अपना 7x है, हमें ना इसे 2 भागों में बांटना होगा। मतलब ये 7x है, हमें इसे 2 पद में लिखना होगा। जैसे कि ये 7x को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x धन 4x ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3x धन 4x को हम जब जोड़ेंगे तो वापस अपने पास कितना आएगा, 7x आएगा। वैसे हम इसे 2x धन कितना 5x में लिख सकते हैं। तो फिर अब हम यहाँ पर ज़रा समझते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा सा अपना रफ कार्य रहेगा। ये अपने पास बहुपद दिया है x² धन 7x धन 10। अगर आपको इतना बड़ा समझ में नहीं आ रहा तो फिर हम इसे इजी वे से करेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे ज़रा हम ऐसा डायग्राम बना लेते हैं। ये x को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं, x और यहाँ पर x, क्योंकि x और x का जब गुणा करेंगे इन दोनों का तो हमारे पास x² जैसे का वैसा आ जाएगा। और ये 10 को, ये बीच का भी छोड़ दीजिए, ये 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और 5, 2 पंचे 10 जैसा का वैसा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये x का गुणा ये 5 में कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5x। ओके, अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 5x जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 5x धन 2x को जब हम जोड़ेंगे तो 7x मिल रहा अपन को। तो हम ये 7x की जगह पे ये दोनों वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। तो कैसा हो जाएगा, x² धन 5x धन 2x धन 10। बस अपन को इतना काम करना था यहाँ पर। अब हम आगे अपने वापस सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर x² जैसा का वैसा 7x की जगह पे अपन को क्या लिखना है, 5x धन 2x धन 10 जैसा का वैसा। अब अपन को क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। ये x² धन 5x इन दोनों के बना लिए। ओके, अब इन दोनों के बना लीजिए, 2x धन 10। अब आगे की स्टेप क्या होंगी, अब आगे हमें इस वैल्यू और इस वैल्यू में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से, ये दोनों पदों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो फिर हम x को बाहर निकाल लेंगे। तो इस कोष्टक में क्या बचेगा, एक x बचेगा।
धन 5 बचेगा, क्योंकि x को तो बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब इसमें से भी कुछ बाहर निकालना है। अब हमें इस यहाँ पर ज़्यादा समझना होगा कि हमें क्या बाहर निकालना होगा। हमें ऐसी वैल्यू बाहर निकालनी है कि कोष्टक में वापस से x धन 5 बचे। मतलब हमने ये वाले कोष्टक में से निकाला है तो फिर x धन 5 बचा, तो फिर ये वाले कोष्टक में से भी कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर x धन 5 बचे। तो फिर हम यहाँ पर 2 को निकालते, तो फिर देखिए यहाँ से 2 को निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा धन, और ये 2 पंचे 10 हो गया। ये अपने पास यहाँ पर भी x धन 5, यहाँ पर भी x धन 5। ओके, अब हम आगे करते हैं। अब देखिए ये पूरा एक बड़ा कोष्टक में उपस्थित है। अब हमें क्या करना है कि ये जो x धन 5 है ये दोनों तरफ दिख रहा है हमें, तो फिर हम x धन 5 को ही बड़े कोष्टक में से बाहर निकाल लेते हैं, x धन 5। ओके, जो बड़े कोष्टक में क्या बचा, x धन 2। 2 के सामने कुछ नहीं है तो क्या काय का चिन्ह होता है, धन का, तो फिर हमने लिख लिया है। अब हम इसे और भी अच्छे से लिख लेते हैं, x धन 5 और ये x धन 2। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर हमें क्या समझना है कि जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का मान 0 है। द्विघात बहुपद का मान 0 है, मतलब देखिए ये जो अपन को द्विघात बहुपद दिया गया है इसका मान 0 कैसे है, क्योंकि जो हम शून्यक निकालेंगे उसकी वैल्यू रखेंगे तो ये जो बहुपद है इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमने नीचे क्या लिखा कि द्विघात बहुपद का मान 0 है। तब हम क्या कर सकते हैं, x धन 5 बराबरी से 0 और x धन 2 बराबरी से 0 लिख सकते हैं। तो हम अतः x धन 5 और x धन 2 के बराबर 0 लिखने पर अपन को क्या प्राप्त होता है देखते हैं हम। x धन 5 बराबरी से 0 और x धन 2 बराबरी से 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबरी से आ जाएगा ऋण 5 और x बराबरी से आएगा ऋण 2, और यही अपने शून्यक है। और शून्यक को ना हम इस प्रकार नहीं लिखते कि x बराबर से ऋण 5 हो गया, x बराबर से ऋण 2, हमने इसे इस प्रकार लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद क्या दिया था अपन को, x² धन 7x धन 10 के शून्यक क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा। हम इन्हें अल्फ़ा और बीटा बोलेंगे। ओके, अल्फ़ा बीटा के मान क्रमशः ऋण 5 और ऋण 2 होंगे। ये अपन ने आधा प्रश्न हल कर चुके। अब हमें आधा क्या बोला गया है कि देखिए प्रश्न में क्या कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी है। तो फिर अब हम इनके संबंधों की जांच कर लेते हैं। यहाँ पर संबंध की जांच यानी सत्यता की जांच भी कहते हैं इसे हम। तो फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं सत्यता की जांच। ओके, ज़रा हम सत्यता की जांच यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा हमें। देखिए सत्यता की जांच किस प्रकार होती है, मतलब ये जो अपने पास 2 वैल्यू आई है, मतलब 2 शून्यक आए हैं, उन्हें हमें लिखना पड़ता है अल्फ़ा प्लस बीटा। एक मिनट यहाँ पर ज़रा हम जोड़ रहे हैं, तो शून्यकों का योगफल। ओके, इतना लिख लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएंगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर हम ज़रा इसे ऐसे खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा और एक लाइन खींच देते ताकि आपको साफ समझ में आ जाए। शून्यकों का योगफल, देखिए ये जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है वही वैल्यू ना इधर भी आनी चाहिए इस सूत्र में। सूत्र क्या होगा, ऋण x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। आगे समझ में। अब देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ऋण 5 है, ठीक है, धन बीटा की वैल्यू ऋण 2 है,
ऋण 2, तो फिर ऋण 5 और ऋण 2 कितने हो जाएंगे, ऋण 7। अब यही वैल्यू ना, ये सूत्र में हम ये जो भी मांग रहा है ऋण x का गुणांक, मतलब x का गुणांक लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो अपन के पास ऋण 7 होना चाहिए, मतलब आना चाहिए, तभी सत्यता की जांच हो पाएंगी और ये प्रश्न में जो हमने शून्यक निकाले वो सही होंगे। तो फिर हम लिख लेते हैं ऋण, तो सूत्र का है लिख लिया। x का गुणांक क्या है, देखिए x का गुणांक, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, 1 है, उसे छोड़िए, यहाँ पर x है, x का गुणांक कितना है, 7 है, ठीक है, हमने 7 लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ये एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, नीचे 1 लिख लिया। इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ऋण 7। अब देखिए ये अल्फ़ा बीटा को जोड़ने पर अपने पास ऋण 7 आया और इस सूत्र में मान रखने पर भी अपने पास ऋण 7 आया, मतलब शून्यकों का योगफल सही है। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, ओके, गुणनफल बोला यानी अल्फ़ा गुणित बीटा करना होगा, बराबर से जो वैल्यू आएंगी वही इधर एक और सूत्र लिखेंगे, उसमें आनी चाहिए, जैसे कि अचर पद के बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ऋण 5 है, इंटू बीटा की वैल्यू ऋण 2 है, बराबर से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अचर पद कितना है, देखिए ये होता है जिसके साथ x नहीं होता वो अपना अचर पद होता है, तो हमने 10 लिख लिया, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो लिख लिया इसे भी, तो कितना आ गया, 10। देखिए यहाँ पर भी 10 आया, यहाँ पर भी 10 आया, मतलब हमारे शून्यक एकदम सही है।